आज हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस टाइप्स और कौन कौन सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं CSIR नेट के लिए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से एक कहानी स्टार्ट होती है अपनी, ठीक, और डिफरेंट मेथड देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैं मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। ये तीन कैटेगरी क्या क्या ले लेता हूं मैं, जो हम पढ़ने वाले हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी मैं ले लेता हूं सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर मैं बाकी बात करूंगा हायर ऑर्डर की। हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम पढ़ने वाले हैं दोनों के दोनों। भाई क्या है, हम ये मेथड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में इसलिए डिवाइड कर रहा हूं मैं कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होंगे, कुछ मेथड नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए होंगे। बाद में जाके हम क्या हो जाता है, एक तरह से जब सारे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कर चुके होते हैं, बाद में एक प्रॉब्लम हमको आती है कि मेथड कौन सा यूज करें। जब आपके पास कोई क्वेश्चन आता है अप्लाइड के अंदर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी पहचान की, कि ये आपके पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, कौन सा मेथड लगाना है, इस पे किस मेथड से करें, किस टाइप की ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पहचानना, और किस मेथड से वो सोल्व होगी, ये दोनों चीजें। तो मैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिए मेथड डिस्कस करूंगा। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर की, उसको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। फिर नॉन लीनियर की अगर मैं बात कर रहा हूं, उसको कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड ऑर्डर में भी आपके पास क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों की बात होगी। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की हम बात करेंगे, हम केवल लीनियर की बात करेंगे, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सेकंड ऑर्डर में हम बात करेंगे, केवल लीनियर की बात करेंगे। और हायर ऑर्डर में आपके पास हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें भी मैं केवल यहां पे लीनियर की ही मैं बात करूंगा। वी विल डिस्कस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करता हूं। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसमें क्या है अपने पास कि जब हम लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास किस टाइप की होगी, किस टाइप की होगी विद्यानंद, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होगी जब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, डिग्री 1 और फर्स्ट ऑर्डर कैसी होगी संध्या, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखाई देगी। सर एक तो ऑर्डर 1 होना चाहिए, हाँ, लीनियर शो करने के लिए फर्स्ट डिग्री 1 होना चाहिए। तो इस तरह की होगी, a0x dy बाई डी एक्स प्लस में a1x y प्लस में a2x लिख सकते हैं, या इक्वल टू a2x लिख सकते हैं। दिस इज द लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसिडर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है आपके पास। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाती है आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने देखी होगी, जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
ए नोट एक्स क्या होना चाहिए? पहली बात तो नॉन जीरो होना चाहिए। जब आप फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए ए नोट एक्स का नॉन जीरो होना कंपलसरी है। जब ए नोट एक्स से मैं डिवाइड कर देता हूं तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, dy बाई डी एक्स, प्लस में इसको ए वन एक्स अपॉन में ए नोट को पी एक्स नाम दे दीजिए और ए टू बाई ए नोट को क्यू एक्स नाम दे दीजिए। ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं इससे पहले कि इसके मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, उससे पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लिया कि आपके पास g कोई फंक्शन है x और y का। If we want to change to find out the total change in g, then total change of g किसके इक्वल होगा? dg किसके इक्वल होगा? सुल्ताना, dg किसके इक्वल होगा? g is a function of x and y, what will be dg? Change in g। हाँ जी, हाँ टोटल डेरिवेटिव। बोलो क्या होगा? कर्ल जी बाई कर्ल एक्स डी एक्स, कर्ल जी बाई कर्ल वाई डी वाई। ओके ठीक है, सही है, ये होता है। अब इसको मैं कुछ देर के लिए m नाम दे देता हूं, m dx, प्लस इसको मैं नाम दे देता हूं n dy। ठीक है, अब यहां पे क्या चीज देख रहे हैं हम? यहां पे देखिए कर्ल g बाई कर्ल x है ये, जो कि m है, और n जो है ये कर्ल g बाई कर्ल y है। अगर आपके पास g कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो मैं अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करता हूं, कर्ल जी स्क्वायर g बाई कर्ल x कर्ल y, या कर्ल y लिख लीजिए आगे, कर्ल y कर्ल x, और ये जो n का अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं, दिस विल बी कर्ल स्क्वायर g बाई कर्ल x कर्ल y। होगा कि नहीं? होगा। अब क्योंकि ये जो आपके पास डेरिवेटिव है, चाहे g का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x करिए, चाहे आप x y के रिस्पेक्ट में करिए, किसी को पहले बात कम्यूट करता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कर्ल m बाई कर्ल y किसके इक्वल हो गया? कर्ल n बाई कर्ल x। हुआ? हो गया। अगर ऐसा है तो आपको एक फंक्शन g ऐसा मिलता है जिसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है। अगर g का टोटल डेरिवेटिव ये है तो कर्ल m बाई कर्ल y किसके इक्वल होगा? कर्ल n बाई कर्ल x के इक्वल होगा। यानी कि अगर आपके पास कर्ल m बाई कर्ल y कर्ल n बाई कर्ल x के इक्वल है तो एक फंक्शन g ऐसा मिलेगा जिसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? dg लिख सकते हैं, और जैसे ही मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा क्या मिल जाएगा मुझे? g। जैसे डेरिवेटिव करके यहां पे आए, वापस इंटीग्रेशन करके मुझे g मिल जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को मैं यूज करते क्या लिख रहा हूं कि हमको अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव निकालना है तो देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, मान लिया कि ये है x dy प्लस में y dx, y dx इक्वल टू समथिंग, मान लिया कि 0 है, मान लिया कि ये 0 है। तो आप देख पा रहे हैं ये कैसा है? यहां पे m की वैल्यू जो है y है, n की वैल्यू क्या है? x है। m जो है y है और n की वैल्यू क्या है? x है। कर्ल m बाई कर्ल y एंड कर्ल n बाई कर्ल x दोनों के दोनों 1 है। तो एक फंक्शन g ऐसा मिलेगा जिसका टोटल डेरिवेटिव ये बनता होगा। अगर ये एग्जैक्ट इक्वेशन है देन देयर विल बी ए फंक्शन g जिसका टोटल डेरिवेटिव ये बनता होगा। वो फंक्शन g कौन है? अब की बार एक्स वाई है। एक्स वाई का टोटल डेरिवेटिव अगर करेंगे ये बनता है कि नहीं? x एज इट इज y का dy प्लस में y एज इट इज x का dx, ये होता है। एक्स वाई का अगर टोटल डेरिवेटिव निकाला जाए, पहले x एज इट इज y का dy प्लस में y एज इट इज x का dx, यही तो है। तो फंक्शन कौन है? वो g एक्स वाई है। एक्स वाई का टोटल डेरिवेटिव ये बनता है। तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमको क्या मिलता है, एक्स वाई इक्वल टू सब कॉन्स्टेंट C1। ऐसे निकलता है सॉल्यूशन। बोलो, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे कर्ल एम बाई कर्ल वाई किसके इक्वल होता है, कर्ल एन बाई कर्ल एक्स के इक्वल होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कर्ल एम बाई कर्ल वाई नॉट इक्वल टू कर्ल एन बाई कर्ल एक्स, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, देन वी हैव टू सिलेक्ट ए फंक्शन, एक मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना पड़ता है जिससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं क्या ले लेता हूं, जैसे कि मैं इक्वेशन ले लेता हूं एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये है एक्स वाई डी वाई प्लस में वाई स्क्वायर डी एक्स। क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है? यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं, m की वैल्यू वाई स्क्वायर है और n जो है आपके पास एक्स वाई है। कर्ल m बाई कर्ल y जो है आपके पास ये 2y, एंड कर्ल n बाई कर्ल x जो है आपके पास ये आपके पास y है। तो यहां पे कर्ल m बाई कर्ल y नॉट इक्वल टू कर्ल n बाई कर्ल x। इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या, बोलिए? आई थिंक इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। तो यहां पे हमको डायरेक्ट ऐसा फंक्शन नहीं मिलेगा जी जिसका टोटल डेरिवेटिव ये बन जाएगा। समझ रहे हैं? कोई फंक्शन जी ऐसा मिलेगा नहीं डायरेक्ट आपको, ठीक है, जिसका टोटल डेरिवेटिव ये बन जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बोलो, नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेज में मैं अगर थ्रो आउट इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को मैं थ्रो आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे? एक्स से या 2x से। इस इक्वेशन को थ्रो आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं अगर मैं 2x से, ये क्या बन जाएगी इक्वेशन 2x से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर वाई डी वाई प्लस में 2x वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, एंड इट इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। है कि नहीं? एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का 2y डी वाई प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स, इट इज द टोटल डेरिवेटिव। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? सम कांस्टेंट C1। तो ऐसा फंक्शन, वो फंक्शन जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन क्या बन रही है? एग्जैक्ट बन रही है। जिससे ये इक्वेशन क्या बन पा रही है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन पा रही है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं? जब इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना होता है तो जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई करके, और ऐसे सैकड़ों फंक्शन हो सकते हैं भाई, एक दो फंक्शन की बात नहीं है। अकेले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते तब भी एग्जैक्ट थी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 3x से मल्टीप्लाई करते, 4x से मल्टीप्लाई करते, 5x से मल्टीप्लाई करते, कोई नहीं दिक्कत है। और भी फंक्शन हो सकते हैं इसके अलावा भी। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, ये नहीं है कि कोई एक ही है। कहीं आप उसी पे हो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी दिस, क्योंकि हम जो आगे मेथड करेंगे वहां से तो एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। आगे जो भी मेथड करेंगे इसके लिए, जो हम करते आए हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, वहां से तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको एक ही मिलेगा। लेकिन ऐसे सैकड़ों इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग। समझ रहे हैं बात मेरी? ठीक है। तो यूनिकनेस की गारंटी आप कभी भी मत लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो यहां पे मैं इसी चीज का, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना चाहता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखने के लिए आप क्या करिए, जस्ट इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है इस केस में, ये हम जानते हैं बहुत पहले से, e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, जानते हैं कि नहीं? ये होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन मैं दिखाऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बन रही होगी। एग्जैक्ट बन रही होगी तो एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका टोटल डेरिवेटिव उसके इक्वल आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, या मल्टीप्लाई या इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको ऐसे लिख दीजिए आप,
ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई ए टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू में ई टू द पावर, भाई इंटीग्रेटिंग, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं लिखने वाला, ठीक है, कि डायरेक्ट सोल्यूशन ये हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये सोल्यूशन ये। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब मैंने क्या बताया कि वो फंक्शन जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। तो मैंने तो मल्टीप्लाई करना था, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, प्लस में पी एक्स वाई ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, और इधर जाके आपके पास ये दिस इज क्यू एक्स इंटू में ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। अब आप अगर इसको देख पाए, dx को उधर लेके जाइए आप, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इंटू में डी वाई प्लस पी एक्स वाई ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इंटू में डी एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास क्यू एक्स इंटू में ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स इंटू में डी एक्स। डी एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे अगर आप देखें तो वही चीज होल्ड कर रही है, ये एज इट इज y का डेरिवेटिव dy, फिर y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन px एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा px dx। आप देख रहे हैं मैं इसको क्या टोटल डेरिवेटिव नहीं लिख सकता, दिस इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ y इंटू में e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx। इसका टोटल डेरिवेटिव नहीं है क्या? क्या होगा, ये एज इट इज y का dy प्लस में y एज इट इज, और e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx का क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx एज इट इज, और ऊपर पावर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गए, px बचेगा इंटू में dx। इट इज द टोटल डेरिवेटिव, इट इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ दिस, और ये आप एज इट इज रख लीजिए। इंटू में dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, डेरिवेटिव कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और क्योंकि आप इंटीग्रेशन जो करते हैं वो एक ही बेसिस पे करते हैं, जब इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं प्लस में सम कांस्टेंट आप ऐड करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आपके पास ये हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल दैट इज करके इन शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं इसको, इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं हम, जो हमारे पास फार्मूला होता है, इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं इफ dy बाई dx प्लस में px y इक्वल टू qx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाता है हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, एंड सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन qx इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में सम कांस्टेंट, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है? ये कोई नई बात तो हमने की नहीं, ठीक है, आई थिंक बहुत पहले पढ़ते आए हैं हम बचपन से, ठीक है, लेकिन वो क्या है प्रोसीजर कि आपके पास सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में कैसे लिखा गया, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या एक फंक्शन लिया हमने जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन एग्जैक्ट बन गए। एग्जैक्ट बनने के बाद आप एक फंक्शन g ऐसा लिख सकते हैं जिसका टोटल डेरिवेटिव याद रहा होगा, वो कौन है, y e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx, इसका टोटल डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है, इसलिए ये आपके पास दोनों साइड इंटीग्रेशन के बाद बन गई बात। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसका सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ dy बाई dx माइनस में y tan x प्लस e टू द पावर साइन x लिख लेता हूं, e टू द पावर साइन x। निकालिए सॉल्यूशन, स्टार्ट कर दीजिए।
फाइंड जनरल सॉल्यूशन। शुरू कीजिए। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको निकालना है। बाकी सबको दिख रहा है? ओके। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन डाल रहा हूं मैं इसके अंदर। वो ऑप्शन है आपके पास भाई। इंटीग्रेशन अपने बेसिस पे देखो, इंटीग्रेशन मैं नहीं बता रहा। ये है और बताइए क्या आया? सी श्योर? चलिए भाई 100% बोल रहे हो तो फिर ठीक ही होगा। कुसुम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया अपने पास e टू द पावर इंटीग्रेशन px की जगह साइन मत भूलिएगा। कहीं आप गलती से केवल ये देखें कि y के साथ tan x आ गया और बात बन गई। साइन के साथ देखिए, माइनस tan x है और माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस tan x को साइन अपॉन में कोस लिख लीजिए। तो माइनस साइन अपॉन में कोस, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हुआ है तो log कोस x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो गए, दिस विल बी कोस x। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर साइन x जो कि q की वैल्यू है, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस हम कांस्टेंट c। और हम जानते हैं कि साइन को अगर पुट करें t, साइन का डेरिवेटिव कोस x साथ में पड़ा हुआ है, तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, और t की जगह बाद में साइन x पुट कर देंगे, e टू द पावर साइन x प्लस c। ये हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, और उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में e टू द पावर tan इनवर्स y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। 2 मिनट है आपके पास, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। इस क्वेश्चन में देखने को क्या मिला अपने को कि ये dy बाई डी एक्स अगर मैं डिवाइड में लेके भी आता हूं तो ये px y इक्वल टू qx टाइप का है ही नहीं, इस तरह का है ही नहीं। हम जो है स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, इस तरह के है ही नहीं है। अगर इससे डिवाइड भी कर दूं मैं थ्रो आउट आपके पास, तब भी इस तरह के फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो फिर ये तो मेथड नहीं एप्लीकेबल हो सकता। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि कभी क्वेश्चन कुछ ऐसा कि y में कॉम्प्लिकेटेड है, y में आपके पास लीनियरिटी नहीं रख रहा लेकिन x में रख रहा है। अगर मान लो कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है कि y में तो लीनियर नहीं है लेकिन x के रिस्पेक्ट में लीनियर हो, अगर इस तरह से हो तो हम y के रिस्पेक्ट में न सोल्व करके x के लिए सोल्व कर लेते हैं। x के लिए सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में ही तो निकलेगी, मिल जाएगा सॉल्यूशन। x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? बस x की जगह y और y की जगह x रिप्लेस करना है। e टू द पावर इंटीग्रेशन py dy
दिस विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, सोल्यूशन हो जाएगा x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू वाई इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में डी वाई प्लस में सम कांस्टेंट सी। दिस विल बी द इंटीग्रेशन, यहां से हमको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, यहां से निकाल लेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपके पास कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो मुझे यहां पे नजर आ रहा है कि y में तो लीनियरिटी नहीं है लेकिन x में है, x में लीनियरिटी है, x लीनियर है आपके पास। तो जब x के अंदर लीनियरिटी है तो हम क्यों ना x के लिए काम करें। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको, ठीक है, x की टर्म में कन्वर्ट करने की मैं कोशिश करता हूं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फिलहाल हो जाएगा dx/dy। थ्रू आउट dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस में वाई स्क्वायर dx प्लस x माइनस में tan इनवर्स ई टू द पावर tan इनवर्स y dy इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं dx अपॉन में dy और ये 1 प्लस ये वाई स्क्वायर एक्स और ये इधर जाके आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर tan इनवर्स y। आई थिंक ये बन गई आपके पास, चेक कर लीजिए एक बार, यही बनती है। अब यहां पे अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखता हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई और इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। तो इट विल बी ई टू द पावर tan इनवर्स y और हमारे पास द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे आपके पास ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y ई टू द पावर tan इनवर्स y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर tan इनवर्स y dy प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह से लिखा जा सकता है और यहां से हमको साफ साफ नजर आ रहा है ये कि किसी फंक्शन का जब डेरिवेटिव साथ में होता है, क्योंकि ये दोनों है, ये 2 tan इनवर्स y लिखा जा सकता है इसको। तो tan इनवर्स y को जैसे ही पुट करेंगे t, तो tan इनवर्स y का डेरिवेटिव साथ में है कि नहीं है। tan इनवर्स y का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है आपके पास 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, जैसे इसका रिवर्स ही तो है, जस्ट जो हमने इंटीग्रेशन किया इसका रिवर्स जस्ट डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स का जब डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है तो tan इनवर्स को t पुट करेंगे कुछ देर के लिए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2t और e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर 2t बाई 2 और t की वैल्यू क्या है आपके पास, यानी कि मैं प्रॉपर तरीके से करना अगर चाहूं, पुट tan इनवर्स y इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई किसके इक्वल हो जाएगा dt। तो इसकी जगह ये जो है इसकी जगह तो मैं पुट करूंगा dt और tan इनवर्स y की जगह t, तो ये जो बनेगा मेरे पास ये बन जाएगा आपके पास e टू द पावर 2t dt और बाद में क्योंकि मुझे पुट तो करना पड़ेगा, पुट बाद में इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2t बाई 2 प्लस में c और t की वैल्यू बाद में पुट करेंगे tan इनवर्स y, ये हो जाने वाला है। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं क्योंकि बीच में इतना लिखूंगा नहीं मैं कुछ भी, तो सीधा देख लीजिएगा अब ये जो भी है ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव है तो ये e टू द पावर 2 tan इनवर्स y अपॉन में 2 प्लस c, दिस इज x e टू द पावर tan इनवर्स y। आप चाहे तो y निकाल लीजिए, y निकालना चाहता है तो y की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास, या यहीं पे छोड़ दीजिए, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है।
दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। बात करते हैं बर्नौली थ्योरम, बर्नौली इक्वेशंस की बात कर लेते हैं पहले। बर्नौली इक्वेशन क्योंकि इसी को लीड करते हुए बनाएंगे हम, हालांकि वो नॉन लीनियर ही है। बर्नौली इक्वेशंस की मैं बात करता हूं। बर्नौली इक्वेशन क्या है? बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि जो आपने लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो ली है QX, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मान लिया कि यहां पे एक फंक्शन आ जाए y का, yn, देखिए n की वैल्यू अगर 0 हुई तो ये तो QX ही हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। n की अगर वैल्यू 1 हुई तो ये y हो जाएगा, ये px और y ये एक साथ। अगर n की वैल्यू 0 रही तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि n को 0 होते ही y 0 1 QX ही बचेगा। अगर n की वैल्यू हुई 1 तो ये बन जाएगा pxy और ये qxy। बाद में इन दोनों को अरेंज करके एक साइड px माइनस में qx बनेगा, तो x का ही कोई फंक्शन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि एक नई इक्वेशन जो है आपके पास ये बन गई dy बाई डी एक्स प्लस में इसको नया फंक्शन क्या दे दो, साई एक्स y इक्वल टू 0। ये भी तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, बस QX 0 दे रखा है एक तरह से यहां पे, ये समझिए। तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि n क्या नहीं होना चाहिए, 0 और 1 नहीं होना चाहिए, बाकी आपके पास 2 3 4 कुछ भी रहेगा, ठीक है, रहेगा इंटीजर ही आपके पास, लेकिन 0 और 1 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बर्नौली इक्वेशन किस तरह की है आपके पास। बर्नौली इक्वेशन जो है आपके पास n इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, n इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस में px y इक्वल टू qx y टू द पावर n वेयर n नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, इसको बोलते हैं हम इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन, इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन, इसको हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे भाई? सॉल्यूशन हमको डिफरेंट मेथड से जाके देखना है। सॉल्यूशन के लिए क्या करें? सॉल्यूशन के लिए करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे कि अगर मैं yn से डिवाइड कर देता हूं थ्रू आउट, इट विल बी, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, सॉल्यूशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। यहां पे मैं yn से थ्रू आउट डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा 1 बाई वाई टू द पावर n dy बाई डी एक्स, और ये 1 अपॉन में y टू द पावर n माइनस 1 px इक्वल टू qx। बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब यहां पे अगर देखा जाए तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक पावर बढ़ जाती है नीचे। इसी तरह अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है इसका 1 अपॉन में y टू द पावर n माइनस 1 का, अगर डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखा जाएगा? इसकी पावर को माइनस ऑफ n माइनस 1 करके लिख लीजिए ऊपर। क्या होगा, पहले पावर आगे आएगी, एक पावर रिड्यूस हो जाती है जब डेरिवेटिव करते हैं, एक पावर रिड्यूस होगी तो y टू द पावर क्या हो जाएगी, एक और बार माइनस करिए, माइनस n प्लस 1 माइनस 1 यानी कि माइनस n, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। यानी कि अगर आप देखें तो जैसे ही इस फंक्शन को मैं पुट करता हूं, इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं यहां पे मिल जाएगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो केवल और केवल इसकी कमी है, 1 माइनस n की कमी है, केवल किसकी कमी है, 1 माइनस n की कमी है यहां पे।
1 अपॉन में y टू द पावर n माइनस 1 का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है 1 माइनस एन। 1 माइनस एन है क्या? नंबर ही तो है, क्या है? एक नंबर है, क्योंकि n 0 और 1 हो नहीं सकता, तो 1 माइनस एन आपके पास 0 हो नहीं सकता। 0 नहीं हो सकता, नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। दोनों साइड अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो इसका डेरिवेटिव यहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको एक ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकालना सीखा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, पुट, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, पुट 1 अपॉन में y टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, क्या मानू? जो भी मानना है, z मान लीजिए। इसका डेरिवेटिव हो गया हमारे पास, अभी निकाला था हमने, क्या निकाला? 1 माइनस एन 1 अपॉन में y टू द पावर n dy बाई डी एक्स। जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम? विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ये अपने को 1 माइनस एन जो है ये डिवाइड में लेके चले आए, तो यहां पे बन जाएगा 1 अपॉन में y टू द पावर n dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स। तो आप रखिए ना फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन में y टू द पावर n dy बाई डी एक्स की जगह ये रखा जा सकता है 1 अपॉन में 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स। इसकी जगह z रखेंगे और ये आपके पास क्यू एक्स है। और मुझे लग रहा है ये आपके पास होगी कन्वर्ट अब, डी जेड बाई डी एक्स प्लस में 1 माइनस एन पी एक्स जेड 1 माइनस एन क्यू एक्स, विच इज ए लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन जेड। और जेड के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और सॉल्यूशन वैसे निकलेंगे जेड की टर्म में। बाद में जेड की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम। जेड की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में y टू द पावर n माइनस 1, वो पुट कर देंगे। यानी कि ये जेड के अंदर लीनियर आ गई है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकालना जानते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस एन पी एक्स। सोल्यूशन हो जाएगा z इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो करके। तो मुझे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालिए। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x dy बाई डी एक्स, sin x dy बाई डी एक्स प्लस में 3y y स्क्वायर कोस x। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, sin x dy बाई डी एक्स प्लस में 3y प्लस y स्क्वायर कोस x। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। स्टार्ट कर दीजिए, ट्राई कीजिए। आई थिंक वैसी ही है, केवल साइन एक्स यहाँ पे इस तरह से नहीं दे रखा, साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऐसी दिखाई देगी, बर्नौली इक्वेशन है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे आप, सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। देख लेता हूं मैं, इसको हटा रहा हूं। अपने शायद डेरिवेटिव में कोफिशिएंट को ठीक यूज नहीं किया होगा, वहां पे कहीं पे प्रॉब्लम रहा होगा। तो मैं इसको लिख लेता हूं, डी वाई बाई डी एक्स 3 अपॉन में साइन एक्स, और ये हो गया मेरे पास वाई स्क्वायर कोस अपॉन में साइन कोट, वाई स्क्वायर कोस अपॉन में साइन ही लिख लेता हूं मैं, ठीक है। बाकी कोट लिखना चाहते हैं कोट लिख लीजिए। वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 3 बाई साइन एक्स वाई
इक्वल टू कोट एक्स, दिस इज इक्वेशन 1। सर पुट, स्क्वायर से इसमें भी तो करेंगे ना डिवाइड। हाँ बिल्कुल करेंगे, ये तो मैंने 1/y, ये तो आगे जाके पता चलना ही था, अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, 1/y को पुट करेंगे, पुट 1/y इक्वल टू जेड, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1/y स्क्वायर dy/dx इक्वल टू dz/dx। और यहां से आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, 1/y स्क्वायर dy/dx माइनस dz/dx। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस dz/dx इसकी जगह, और ये हो जाएगा z, और ये हमारे पास कोट एज इट इज। तो dz/dx माइनस में 3/sin x z माइनस कोट x, ये हो गया। और यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर देखें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस में 3 sin x dx, और ये हो गया e टू द पावर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है 1 में साइन का, बोलो कोसिकेंट, अरे ये -3, ये कोसिकेंट, और कोसिकेंट का हमने बताया था log कोसिकेंट x माइनस कोट x, ये लिखा था। मुझे लग रहा है कि ये जो अपनी कहानी हो जाएगी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी बनेगी इसमें। ठीक है, हमने जो एग्जांपल उठा लिया है, ठीक है, वो आई थिंक बहुत टेढ़ा क्वेश्चन उठा लिया। या तो इस टर्म में लिखिए, मैं पूरा नहीं करूंगा इसको क्योंकि अपने को तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। ये हो जाएगा कोसिकेंट x माइनस कोट x इसकी पावर -3, और log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट, ये बन जाएगा। कुछ इंटीग्रेशन हम कभी tan की टर्म में भी करते हैं, कुछ इंटीग्रेशन हम tan के टर्म में भी करते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाता है 1 में साइन का जब इंटीग्रेशन करते हैं, या कोसिकेंट x का इंटीग्रेशन करते हैं एंगल को करके, तो ये log tan x/2 भी किया होगा आपने। तो दोनों में से जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। अब मैं और करके लिख रहा हूं, और tan x/2 इसकी पावर क्या हो जाएगी -3, जैसा भी आपको रखना है x/2, हाँ ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन दोनों में से कोई लेना है, और जनरल सोल्यूशन जो हो जाएगा, द जनरल सोल्यूशन इज, पूरी कैलकुलेशन के बाद जो आने वाला है फाइनली, वो लिख रहा हूं मैं भाई। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कर लीजिएगा आप लोग। 1/y इक्वल टू 1/3 माइनस में 2 tan स्क्वायर x/2, ये तब है जब मैंने इस tan की टर्म में रखा हुआ, और माइनस में x tan क्यूब x/2 एंड प्लस सम कांस्टेंट c tan क्यूब x/2, ये ठीक है, जैसे मर्जी लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशन इस तरह का आएगा कुछ, जो भी यूज करेंगे आप देख लीजिएगा कैसे जाके सोल्व करेंगे। मैं सॉल्यूशन इसका सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है, अगर नहीं होगा तो बना के। ठीक है, ये होने वाला है। तो हम बेसिक कंसेप्ट क्या समझने वाले हैं कि इसका डेरिवेटिव यहां पे पड़ा हुआ है। बेसिक क्या चीज समझने लायक है, समझने लायक यहां पे ये चीज ये है कि 1 में y टू द पावर n-1 का जो डेरिवेटिव था, वो 1 में y n टाइप का, ये कुछ कांस्टेंट आएगा बस साथ में, वो यहां पे है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा हो तो उसको पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इसको जब मैंने पुट किया तो इसका जो डेरिवेटिव आया वो यहाँ पे मिल रहा है आपको, बस कुछ कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो अगर इस तरह की इक्वेशंस हैं आपके पास, उन इक्वेशंस को लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि इक्वेशन रिड्यूसिबल, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, ये इक्वेशन लीनियर तो है नहीं, खुद तो लीनियर नहीं थी ये, बट दीज कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इनको हम बोलेंगे इट इज द इक्वेशन
विच कैन बी रिड्यूस टू लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्या देखा हमने कि अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है तो हो जाएगी रिड्यूस सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वो क्या है कि कंसिडर, हमने इक्वेशन ली है एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स। एफ ऑफ वाई, यहां पे आप क्या लेना चाहते हैं, पी ऑफ एक्स, और यहां पे ले लीजिए क्यू ऑफ एक्स। जैसे ही पुट करेंगे एफ ऑफ वाई को, इसका डेरिवेटिव एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स यहां पे पड़ा हुआ है, जैसे ही पुट करेंगे, पुट एफ वाई इक्वल टू जेड। एफ वाई को जैसे ही जेड पुट किया, बन गई बात। ठीक है, यही तो कर रहे हैं हम। यहां पे एफ वाई की जगह कौन है, 1 अपॉन में वाई टू द पावर n माइनस 1 है। बस कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आपने देख लिया। तो यही कंसेप्ट है, सेम मैं यहां पे लिख सकता हूं। यानी कि हम बोल सकते हैं बर्नौली इक्वेशन इज रिड्यूसिबल टू फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ही हम पुट करेंगे एफ वाई को जेड, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। और इक्वेशन 1 से, अगर इसको इक्वेशन 1 में मानता हूं, फ्रॉम 1, इसकी जगह रख देंगे डी जेड बाई डी एक्स, ये हो जाएगा पी एक्स जेड इक्वल टू क्यू एक्स। और इसका सोल्यूशन हम निकालना जानते हैं। These are called equation reducible to first order ordinary differential equation। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और कोई सिंपल क्वेश्चन देखूंगा मैं, लेंथी नहीं। लेट yx be the solution of ordinary differential equation ली है x square y dash प्लस 2xy इक्वल टू 1, satisfying y2 इक्वल टू 2y1। देन हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देन yx अप्रोच टू इन्फिनिटी एज x गोज टू इन्फिनिटी, yx गोज टू -2 एज x गोज टू इन्फिनाइट, एंड yx goes to 0 as x goes to infinite, and option D is none of these। चलिए इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, आपके पास ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और सॉरी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमको यहां पे नजर आ रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। अब देखिए यहां पे इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूं, y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस में 2 बाई एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है क्या, बोलिए सही में। एक रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, हाँ, जिस इंटरवल पे आप बात कर रहे हैं उस इंटरवल पे आपके पास 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया तो x 0 ये 0 हो गया तो फिर डिवाइड करते टाइम आपको प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं बात मेरी, समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर इंटरवल में 0 प्रेजेंट रहा डोमेन में तो डिवाइड करने में फिर प्रॉब्लम है भाई, फिर डोमेन आपके पास यहां पे डोमेन पे डिफाइन ही नहीं होगा। मान लिया कि पूरे आर पे था, अगर डोमेन क्या रहती, आर रहती, तो यहां का आने को क्या हो जाती, ये नॉट डिफाइन चला जाता, पी एक्स क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड, क्यू एक्स भी नॉट डिफाइंड। दीज पी एक्स एंड क्यू एक्स आर डिफाइंड एंड कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए यहां पे आप अंडरस्टूड है कि डोमेन के अंदर 0 इंक्लूड नहीं, ठीक
ठीक है भाई, अब अपने को ऑप्शन में कुछ ऐसा तो दे नहीं रखा, तो 1 और 2 ये दे रखी है एक तरह से। अगर मैं इंटरवल 1 2 मान लूं, एक तरह से बाउंड्री कंडीशन ये मान ली, ठीक है, कि ये दे रखी है 1 और 2 पे वैल्यू दे रखी है, 0 का कोई रोल है नहीं, तो मैं अपने आप रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं इसको कि 0 इंटरवल में इंक्लूड नहीं किया मैंने। ठीक है, 0 को स्किप करते हुए मैंने इसको लिख लिया, क्या प्रॉब्लम है? केवल हमको ऑप्शन ही तो डिस्कस करने हैं। ठीक है, ऑप्शन में x0 की कहीं बात ही नहीं हो रही, x0 की जब बात नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं काम। ठीक है, समझ रहे हैं बात मेरी या नहीं समझ पा रहे? ठीक है, 0 प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, 0 प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे जिस तरह का भी क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है, डोमेन डिफाइन करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन फिर क्या होते हैं, जैसे ये लोकल यूनिवर्सिटी जी एग्जाम वगैरह के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को इग्नोर करके चले जाते हैं वो, लेकिन अपन नहीं कर सकते इग्नोर, यहाँ पे इंटरवल मेंशन करना पड़ेगा। डोमेन, डोमेन मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन 2/x dx, e टू द पावर 2 log x, और ये हो गया x स्क्वायर। 2 यहां पे चला जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, e से log कैंसिल आउट हो गए, x स्क्वायर। एंड जनरल सोल्यूशन इज, द जनरल सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां पे हो जाएगा q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट c, तो यहां पे हो गया y x स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होके 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c, और ये सोल्यूशन मेरे पास बचा y इक्वल टू 1/x प्लस c/x स्क्वायर। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है, दिखाई दे रहा है? ओके, अब आप बताइए, अगर x इनफाइनाइट जा रहा है तो y कहां पे जाएगा? सुल्ताना 0 पे जाएगा। क्या इस कंडीशन को यूज करने की जरूरत है क्या? देखिए, अननेसेसरी काम करने की हमको जरूरत है नहीं। ठीक है, अननेसेसरी काम करने की जरूरत है नहीं अपने को। आप यहां पे इस कंडीशन का यूज किसके लिए करेंगे? सी को जानने के लिए ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को जानने के लिए। भाई इस कंडीशन से क्या मिलेगा? एक कंडीशन दे रखी है आपको, सॉल्यूशन में क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सी। इस कंडीशन को पुट करेंगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए, एक्स इनफाइनाइट पे ये 0 ही जाना है। जाना है कि नहीं जाना है? बोलिए। तो इस कंडीशन के यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस कंडीशन का यूज करते भी हैं तो सी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, लेकिन एक्स इनफाइनाइट पे ये 0 ही जाएगा फिर भी। ठीक है, रोक तो नहीं पाएगा। सी की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी आपको, 2 मिले, 10 मिले, 1000 मिले, कुछ भी मिले, एक्स इन्फिनिटी अगर चला गया तो क्या हो जाएगा आपके पास? 0। तो y अप्रोचेस टू 0 एज x गोज टू इन्फिनिटी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं और आप करिएगा। हो गया ये? चलिए, लेट yx बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दी हुई है dy/dx प्लस by इक्वल टू a e टू द पावर माइनस में लैम्बडा x, लैम्बडा ग्रेटर देन 0, देन yx अप्रोचेस टू 0 एज x गोज टू इंफिनिटी फॉर ऑल b नॉट इक्वल टू लैम्बडा। ऑप्शन बी इज yx अप्रोचेस टू 0 एज x गोज टू माइनस इंफिनिटी फॉर ऑल b not equal to lambda। yx approaches to 0 as x goes to infinity for all b equal to lambda, and option D is yx approaches to 0 as x goes to minus infinity for all b equal to lambda। ये है आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
सॉल्यूशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ऑप्शन ऐसे दे देता है कभी कभी कि सॉल्यूशन निकालने के बावजूद भी आंसर मैच नहीं कर पाते हैं कि कौन सा होगा। हमेशा एक एम्बिग्यूटी बनी रहती है, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा। ये देखिए आप, ठीक है, करिए इसको। सॉल्यूशन देखिए यहां पे, ये आपके पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया हमारे पास e टू द पावर इंटीग्रेशन b dx, और इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर bx, और सॉल्यूशन द जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर a e टू द पावर माइनस में लैम्बडा x इंटू में e टू द पावर bx dx प्लस c, और आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं a e टू द पावर b माइनस में लैम्बडा x इंटू में dx प्लस c। तो यहां से मेरे पास y इंटू में e टू द पावर bx जो आया, ये आया मेरे पास दो पार्ट में ब्रेक करके लिखना पड़ेगा मुझे। अगर b लैम्बडा के इक्वल हुआ तो ax प्लस c इफ b इक्वल टू लैम्बडा, और b अगर लैम्बडा के इक्वल नहीं है देन a e टू द पावर b माइनस में लैम्बडा x अपॉन में b माइनस में लैम्बडा प्लस c इफ b नॉट इक्वल टू लैम्बडा। तो ये जो चार ऑप्शन हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिलहाल ये हो गया हमारे पास, बात खत्म हुई है अभी फिलहाल इतना। अब आपको y चाहिए, e टू द पावर bx से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, e टू द पावर bx, यहाँ पे तो b लैम्बडा के इक्वल है, b लैम्बडा के इक्वल है तो ये कहानी है, और b लैम्बडा के इक्वल नहीं है तो ये है। तो मैं इसको लिख रहा हूं yx इक्वल टू, ये डिवाइड में लेके चले जाइए ax प्लस c अपॉन में e टू द पावर bx, e टू द पावर bx को लिख लीजिए e टू द पावर माइनस bx, b इक्वल टू लैम्बडा के इक्वल, b की जगह लैम्बडा पुट कर लीजिएगा बाद में, कोई समस्या थोड़ी है। और जब आपने इससे डिवाइड किया तो bx तो कैंसिल आउट, e टू द पावर bx ऊपर भी है, अरे इसको लिख लीजिए e टू द पावर b माइनस लैम्बडा x को e टू द पावर bx इंटू में e टू द पावर माइनस लैम्बडा x, e टू द पावर bx कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a e टू द पावर माइनस में लैम्बडा x अपॉन में b माइनस लैम्बडा, और ये हो जाएगा c e टू द पावर माइनस में bx इफ b नॉट इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है क्या, bx से मैंने डिवाइड कर दिया e टू द पावर bx से, इसको डिवाइड किया तो ax प्लस c अपॉन में e टू द पावर bx, इसको ऐसे माइनस bx करके लिख लिया। और अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो e टू द पावर bx इसके नीचे कैंसिल आउट, और c अपॉन में e टू द पावर bx e टू द पावर माइनस bx हो जाएगा। ये है आपके पास। अब यहां से देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं हमारे पास। ये कह रहा है कि जब b लैम्बडा के इक्वल नहीं है, यहां पे मैं बात कर लेता हूं, या पहले इनके लिए बात कर लेता हूं, इन दोनों के लिए बात कर लेता हूं। जब b लैम्बडा के इक्वल है तो e टू द पावर b की वैल्यू होगी लैम्बडा, और लैम्बडा क्या है, पॉजिटिव, e टू द पावर क्या होगी, एक्सपोनेंशियल की पावर हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि लैम्बडा पॉजिटिव है तो e टू द पावर माइनस लैम्बडा x क्या होगी, नेगेटिव पावर। x को अगर इन्फानाइट, x को अगर पॉजिटिव रख रहे हैं, इन्फानाइट अप्रोच कराएंगे तो कहानी कुछ और होने वाली है। तो मैं दो केस करता हूं, इफ b इक्वल टू लैम्बडा, अगर b लैम्बडा के इक्वल है तो क्या होगा, yx हो गया ax प्लस c e टू द पावर माइनस में लैम्बडा x, और लैम्बडा क्या है, पॉजिटिव है, ये हमको ऊपर दिया हुआ है। अब x को अगर इन्फिनिटी अप्रोच करवाऊं क्या होगा, अगर x को इन्फिनिटी अप्रोच करवाते हैं क्या होगा, x जैसे इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जीरो को जाएगा, जाएगा कि नहीं भाई, क्या है, जैसे ही आप लैम्बडा की वैल्यू मान लिया कि 1 ले लिया आपने, तो माइनस एक्स है, अगर x इन्फिनिटी जाता है तो e टू द पावर माइनस एक्स कहां जाता है, जीरो जाता है कि नहीं। और मल्टीप्लाई में ये है, डोमिनेटिंग फैक्टर हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है, जहां पे पोलिनोमियल की बात और एक्सपोनेंशियल की बात होती है, एक्सपोनेंशियल हमेशा डोमिनेट करता है। एक्सपोनेंशियल जितना तेजी से बढ़ता है या डिक्रीज होता है, ठीक है, उतनी स्पीड से पोलिनोमियल थोड़ी होता है, नहीं। तो अगर ये जीरो पे जा रहा है और ये इन्फिनिटी पे, ओवरऑल डोमिनेटिंग ये होगा तो इंपैक्ट इसका ज्यादा होगा,
जीरो को भाग जाएगा। और ये चीजें आप देखते होंगे शायद एल हॉस्पिटल रूल वगैरह से, कि जब आपके पास कोई सी फंक्शन को ऐसे चेक करते हैं, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस बी या सी सॉरी अपॉन में ई टू द पावर लैम्बडा एक्स, और लैम्बडा आपने पॉजिटिव ले लिया। मानिए कि लैम्बडा की वैल्यू आपने ले ली केवल 1 ले ली, पॉजिटिव में 1 ले लीजिए। देखना चाहते हैं ये भागेगा कहाँ जाने वाला है, इसी को लिखा मैंने, माइनस लैम्बडा एक्स को नीचे ले आया मैं, लैम्बडा की वैल्यू 1 ले ली। इन्फिनिटी रखने पे ऊपर भी इन्फानाइट, ई टू द पावर इन्फानाइट वो भी इन्फानाइट, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्म या 0/0 फॉर्म होती है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव और नीचे वाले का नीचे। अब एक्स को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो ए अपॉन में इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0। डोमिनेट कौन करता है, एक्सपोनेंशियल करता है। और क्योंकि एक्सपोनेंशियल अब यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी पे 0 भाग रहा है, 0 जा रहा है, इसलिए ये क्या जाएगा आपके पास 0। एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी y ऑफ x गोज टू 0, इस केस में बोलो तो कहां पे है, स्वागत करिए इसका, सी तो करेक्ट हुआ। बात करते हैं दूसरा कि माइनस इन्फिनिटी पे क्या होगा। अगर माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लैम्बडा क्योंकि पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी है तो ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ना। ये लैम्बडा की वैल्यू मान लिया कि 1 है, ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स अगर इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ई टू द पावर माइनस माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भाग जाएगा ये। लेकिन सपोज कीजिए कि ए और सी दोनों ही 0 है, ए भी 0 है और सी भी 0 है, तो फिर तो ये 0 भाग जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कहानी, ठीक है, केवल और केवल उस पर डिपेंड नहीं कर रही कि एक्स माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, ए और सी क्या होंगे उस पर भी डिपेंड कर रही है। पहले केस में ए और सी अगर दोनों 0 होते तब भी 0 ही तो जाना था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ए और सी के साइन से। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ए क्या है सी क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब आप ये इसको होल्ड करवाते, ये क्या होता था, ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी और नीचे क्या हो जाता था, इनफाइनाइट होने वाला था। तो ऊपर 0 हो चाहे फाइनाइट क्वांटिटी हो, समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी 0 ही होना है। ठीक है, ए की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो चाहे सी भी 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो तो ठीक है। यहां पे अब आपके पास जब x माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करा रहे हैं तो ये ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स तो इन्फिनिटी भाग गया। ये फैक्टर कहां जा रहा है, अगर ए और सी दोनों 0 हो गए, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर ए पॉजिटिव है, एक्स इन्फिनिटी पे भाग रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, तो पक्का ये माइनस इन्फिनिटी पे ही भागेगा। भाई अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हुई, ए की वैल्यू हो गई -1, माइनस एक्स, सी की वैल्यू 0 हो गई, ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स, एक्स अगर आपके पास सॉरी ए की वैल्यू पॉजिटिव अगर हो गई, ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है +1 ले ली, तो अब ये एक्स इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी पे सॉरी ये तो इन्फिनिटी चला गया और ये माइनस इन्फिनिटी, तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नेगेटिव साइन के साथ जाएगी। अब यहां पे जो ये साइन है ये डिपेंड करेगा ए और सी के साइन पे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम है। ठीक है क्या, बोले। अब यहां पे एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस में लैम्बडा एक्स सॉरी माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स गोज टू इन्फिनिटी। नाउ वाई एक्स जो कि आपके पास ए एक्स प्लस सी इंटू में ई टू द पावर माइनस लैम्बडा एक्स है, ये तो इन्फिनिटी चला गया। अगर सी आपके पास मान लो कि ए 0 है, एक टाइम के लिए मान लो ए 0 है, सी अगर प्लस रहा तो ये प्लस इन्फिनिटी भाग जाएगा, सी की वैल्यू अगर माइनस रही तो ये माइनस इन्फिनिटी भाग जाएगा, और ए और सी 0 रहे तो ये 0 भाग जाएगा। ये सारी बातें हैं। तो इसका जो साइन है वो डिपेंड कर रहा है आपके पास किस पे, ए और सी पे। ये कैन गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 0, सारी कहानी है। ठीक है,
ए और सी जीरो हुए तो जीरो भाग जाएगा, ठीक है, ए और सी। और पहले देख लीजिएगा जीरो हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अगर ए जीरो रहा तो फिर ये सोल्यूशन कुछ और ही चला जाएगा, सोल्यूशन ये आएगा भी नहीं, फिर तो सोल्यूशन कुछ और फॉर्मेट में आएगा आपके पास। ए मैं नॉन जीरो ही लेके चल रहा हूं, ए को जीरो नहीं लेके चल रहा, ठीक है। एज एक्स गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ए नॉट इक्वल टू जीरो लेके चल रहा हूं। तो x के माइनस इन्फिनिटी पे जाने से गारंटी नहीं है कि ये जीरो पे जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई बात। इफ b नॉट इक्वल टू लैम्बडा, अगर b लैम्बडा के इक्वल नहीं है तो क्या होने वाला है, अगर b लैम्बडा के इक्वल नहीं है आपके पास तो इस केस पे जाते हैं, yx इक्वल टू a e टू द पावर माइनस में लैम्बडा x अपॉन में b माइनस लैम्बडा प्लस में c e टू द पावर माइनस में bx, ये है। अब आप देखिए x अगर इन्फिनिटी चला गया तो ये तो पावर हो गई आपके पास, यहां पे समझते हैं। अगर x इन्फिनिटी है, एज x गोज टू इन्फिनिटी, तो e टू द पावर माइनस लैम्बडा x तो जीरो पे भागेगा, क्योंकि लैम्बडा तो पॉजिटिव है ना हमेशा, लैम्बडा क्या हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर दिया हुआ है, तो e टू द पावर ये माइनस इन्फिनिटी बनेगा, जीरो पे जाएगा, तो ये फैक्टर तो गया जीरो। अब ये फैक्टर, अब ये फैक्टर कहीं पे भी जा सकता है भाई, क्यों जा सकता है, क्योंकि b अगर पॉजिटिव रहा तो ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो। अगर b नेगेटिव रहा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, तो इन्फिनिटी, और साइन c पे भी डिपेंड करेगा। c का साइन मान लिया कि मैंने फिक्स मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, तो b अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ये जीरो पे भाग जाएगा, b अगर नेगेटिव ये इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। तो ये जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है b के भी साइन पे, भाई b लैम्बडा के इक्वल तो नहीं है, b लैम्बडा के इक्वल नहीं है, बस यही तो बोला है, b की वैल्यू लैम्बडा के इक्वल नहीं है, बाकी पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो ही सकती है। पॉजिटिव हुआ तो ये जीरो, और अगर नेगेटिव हुआ आपके पास तो ये c के साइन के अकॉर्डिंग जाएगा, c अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस इन्फिनिटी, c नेगेटिव होगा तो माइनस इन्फिनिटी। मैं लिख देता हूं, इफ b ग्रेटर देन जीरो तो e टू द पावर माइनस बी एक्स भी क्या जाएगा, जीरो पे, दिस इंप्लाइज वाई एक्स गोज टू जीरो। बट इफ b लेस देन जीरो है, b अगर आपके पास नेगेटिव है तो e टू द पावर माइनस बी एक्स, ये b की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस 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 b की वैल्यू भी नेगेटिव और एक नेगेटिव साइन पॉजिटिव, तो ये भाग जाएगा प्लस इन्फिनिटी पे, और जब ये प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा तो c के साइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये, तो वाई एक्स गोज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ c एज x गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पे कोई डिसाइड नहीं है, यहां पे b का साइन का भी रोल है और c के साइन का भी रोल है, ठीक है। b अगर पॉजिटिव रहा तो ये जीरो, और b अगर नेगेटिव रहा आपके पास तो b नेगेटिव होने से ये इन्फिनिटी जाएगा, और c अगर पॉजिटिव हुआ तो प्लस इन्फिनिटी भाग जाएगा y, c अगर नेगेटिव रहा तो माइनस इन्फिनिटी भाग जाएगा। तो ये कह रहा था कि x इन्फिनिटी पे कहां पे जाएगा, x इन्फिनाइट पे ये जीरो पे जाएगा, कोई गारंटी नहीं भाई, b पॉजिटिव हुआ तो चला जाएगा, लेकिन b के पॉजिटिव होने की कोई गारंटी है नहीं। सिमिलरली अगर आप एज x गोज टू माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो उसके लिए भी तो b साइन प्रॉब्लम करेगा, उसमें भी तो सेम कहानी यही होगी भाई। इसको तो आपको e टू द पावर माइनस लैम्बडा x की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, ये तो इन्फिनाइट भाग जाएगा, ये तो हो गया इन्फिनाइट। अब a का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब b का साइन तो फिर से वैसा है, b का साइन फिर से वही प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं यहां पे देख रहा हूं, सीधा सीधा लिख देता हूं, ये इन्फिनिटी भाग गया, ये बाकी कुछ भी जाए उससे मतलब नहीं अपने को, लिख देता हूं मैं एज x गोज टू माइनस इन्फिनिटी वाई एक्स, ये जीरो तो नहीं है, ठीक है, वाई एक्स जीरो नहीं है आपके पास, वाई एक्स डजंट गोज टू जीरो, बस इतना लिखिए और खत्म करिए इसको। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सर जिसकी श्योरिटी हो सिर्फ वही करके आना है।
नहीं श्योरिटी तो क्या है, मैं तो लेके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसको दिखा दूंगा कि जीरो नहीं जा रहा। जीरो जाने का मतलब जाना चाहिए ना हर हाल में। ठीक है भाई, एक वैल्यू के लिए जा रहा है फिर दूसरी वैल्यू के लिए नहीं जा रहा, वो नहीं लेंगे ना हम। ठीक है, तो ये है पूरा पूरा कंक्लूजन ओवरऑल इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सोचना है तो तभी तो मैंने दिया कि सोचना है। ठीक है, सोचने के लिए ही तो दिया था कि अपने को सोचना है। चलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को?